गर्मी का मौसम चल रहा था। सब गांव वाले गर्मी से बहुत तंग आ चुके थे। एक तो उस गांव में बिजली नहीं थी और गर्मी इतनी ज्यादा थी कि लोग भागने पर मजबूर थे। हर चेहरे पर थकन, हर गली में खामोशी और हर घर में गर्मी की शिकायत सुनाई देती थी। इन्हीं हालात के दरमियान गांव में 3 दोस्त भी रहते थे, समीर, कामरान और आरिफ। ये तीनों भी इस शदीद गर्मी और बेसकूनी से तंग आ चुके थे। भाई अगर आज पंखा नहीं लिया ना तो रात को हम तीनों का कीमा बन जाएगा। इतनी गर्मी में तो सांस लेना भी अजाब है। हाँ यार, पैसे तो हमने जोड़ लिए हैं, बस दुआ करो कोई सस्ता और अच्छा मिल जाए। रुको, ये दुकान कुछ अजीब सी नहीं लग रही। अबे डर मत, दुकान है, कोई भूत बंगला नहीं। चलो अंदर। तीनों दोस्त दुकान के अंधेरे में कदम रखते हैं। दुकान का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था जिसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। उसके पीछे एक पुराना लोहे के परों वाला काला पंखा रखा था जिस पर अजीब से निशानात बने हुए थे। बेटा, आप पंखा लेने आए हो? जी चाचा, कोई सस्ता सा दिखा दें जो बस हमें ठंडी हवा दे सके। हवा भी देगा और वो सब कुछ भी जो तुमने कभी सोचा ना होगा। लेकिन याद रखना, इसे कभी रोकना मत। जब ये चलता है तो कुछ और भी इसके साथ गर्दिश करता है। आरिफ जब उस पंखे को हाथ लगाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे पंखा बर्फ की तरह ठंडा है, हालांकि बाहर आग बरस रही है। पंखे के परों पर सूखी हुई मिट्टी लगी थी जिसे देखकर लग रहा था कि कुछ और होने वाला है। चंद सिक्कों के बदले वो अपने घर एक ऐसी ठंड लेकर जा रहे थे जो उनके खून को जमा देने वाली थी। दुकानदार की वो आखिरी बात कि उसे रोकना मत किसी वार्निंग की तरह थी। लेकिन जवानी के जोश में वो ये भूल गए कि हर सस्ती चीज की कीमत पैसों से नहीं चुकाई जाती। तीनों दोस्त कमरे पर थे। रात के 2 बज रहे हैं। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है, सिर्फ खिड़की की आवाज आती है। नया लाया हुआ काला पंखा कमरे के बीचों बीच पूरी रफ्तार से चल रहा था। उसकी आवाज आम पंखों जैसी नहीं है, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई दबी दबी आवाज में चीख रहा हो। वो पंखा जो दिन में सिर्फ लोहा लग रहा था, अब अंधेरे में किसी जीते जागते वजूद की तरह महसूस हो रहा है। उसके चलने की आवाज कमरे की खामोशी को चीर रही थी और हर चक्कर के साथ ऐसा लगता था जैसे कमरे का दर्जा हरारत गिरता जा रहा है। लेकिन अचानक कामरान की आंख खुलती है। उसे महसूस होता है कि पंखे की रफ्तार खुद ब खुद बढ़ रही है। पंखा इतनी तेज चल रहा है कि उसकी बॉडी थरथराने लगी। यार समीर उठो, ये पंखा देखो, ये इतनी तेज क्यों चल रहा है? सो जा भाई, नया है ना, शायद इसलिए तेज हवा दे रहा है। अचानक पंखे से एक ऐसी आवाज आती है जैसे कोई धाती चीज किसी हड्डी से टकरा रही हो। अंधेरे में ऐसा लगता है कि पंखे के परों के पीछे एक लंबा सायादार हाथ है जो पंखे की रफ्तार को कंट्रोल कर रहा है। रात की ठीक 3 बजते ही पंखा अचानक रुक जाता है, बगैर किसी के बटन दबाए। पूरे कमरे में मौत जैसी खामोशी छा जाती है। ये खुद ही बंद हो गया। वो उठकर पंखे के पास जाता है। जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है, पंखे के अंदर से एक ठंडी सिसकती हुई आवाज आती है, बंद मत करो। कामरान पीछे हट जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो दोबारा बटन दबाता है, लेकिन पंखा नहीं चलता। जैसे ही वो पलटकर बिस्तर की तरफ जाता है, पंखा पूरी कुव्वत के साथ दोबारा चलने लगता है और इस बार उसकी हवा से कमरे में रखी चीजें उड़ने लगती हैं। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। कमरे में पंखा अब एक पागल जानवर की तरह घूम रहा था, जिसकी आवाज किसी के हाँफने जैसी थी। समीर और आरिफ अब भी गहरी नींद में थे, लेकिन कामरान की रूह कांप रही थी। उसकी नजरें पंखे के उन काले परों पर जमी थी जो अंधेरे में किसी के लंबे हाथों की तरह लग रहे थे। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 3:30 का हिंसा छुआ, कमरे का दर्जा हरारत इतना गिर गया कि कामरान के मुंह से भाप निकलने लगी। समीर, आरिफ, उठो यार,
ये पंखा कुछ बोल रहा है। प्लीज उठो, मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ कामरान, क्यों शोर मचा रहे हो? पंखा ही तो है, चलने दो ना, इतनी अच्छी हवा आ रही है। नहीं आरिफ, ये हवा नहीं है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे कान में ठंडी फूंके मार रहा हो। और देखो इसकी रफ्तार देखो, ये टूट जाएगा। आरिफ जैसे ही उठकर बैठता है, पंखा अचानक अपनी हालत में बदल गया और पंखा बिल्कुल सही चल रहा था जैसा पहले था। ये क्या हुआ? पंखा तो सही चल रहा है ना, क्यों शोर मचा रहे हो? नहीं यार, अब ये पंखा ठीक हुआ। इससे पहले तो ये कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। कामरान की आंखों में अब भी वो दहशत थी जो उसने लम्हे भर पहले देखी थी। उसे यकीन था कि पंखा अपनी रफ्तार खुद बदल रहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमरे की खामोशी अब कामरान को काटने को दौड़ रही थी। यार कामरान, तू शायद थक गया है, गर्मी की वजह से दिमाग को चक्कर आ रहे होंगे। सो जा भाई, सुबह जल्दी उठना है। हाँ कामरान, वहम मत कर। पंखा तो बिल्कुल नया है, बस उसकी हवा थोड़ी तेज है, इसलिए तुझे ऐसा लगा होगा। लाइट बंद करो और सोने दो। समीर दोबारा लेट गया और आरिफ ने भी करवट बदल ली, लेकिन कामरान की नींद उड़ चुकी थी। उसने जैसे ही आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि पंखे की आवाज दोबारा धीमी हो गई है और अब उसमें से घूमने की नहीं, बल्कि किसी के दांत कटकटाने की आवाज आ रही है। ये मेरा वहम नहीं है, मैं जानता हूँ इस कमरे में कोई और भी है। वो पंखा, वो मुझे देख रहा है। पूरी रात कामरान जागता रहा। जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, पंखा एक अजीब सी जोरदार आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। कामरान ने देखा कि पंखे के परों पर अब वो निशानात पहले से ज्यादा गहरे और सुर्ख हो चुके थे। अगला दिन गुजर गया, लेकिन कामरान सारा दिन खामोश रहा। रात होते ही दोबारा वही गर्मी और वही हब्स का माहौल बन गया। जब सोने का वक्त आया तो आरिफ ने बड़ी शौक से पंखा ऑन किया, क्योंकि उसे उसकी ठंडी हवा बहुत पसंद आई थी। लेकिन आरिफ को नहीं पता था कि आज रात उनके साथ क्या होने वाला है। भाई, आज रात तो मैं इस पंखे के बिल्कुल सामने सोऊंगा। क्या ठंडी हवा देता है, जैसे कोई बर्फ खाना हो। ठीक है आरिफ, तू मजे कर। कामरान तो आज दूसरे कोने में बिस्तर लगा रहा है। जब रात के 2 बज रहे थे, समीर और कामरान गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन आरिफ को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे की हवा बहुत ज्यादा ठंडी हो गई है। उसे ठंड लगने लगी। यार, मुझे इतनी ठंड क्यों हो रही है? लेकिन जब उसने पंखा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे अपनी जगह पर जम जाना पड़ा, क्योंकि उसका जिस्म हिलने से कासिर था। ये मेरा जिस्म हरकत क्यों नहीं कर रहा? ये क्या हो रहा है? आरिफ की नजर पंखे पर पड़ी। पंखा अब आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था, लेकिन उसके परों से एक काला धुआं निकल रहा था जो आरिफ के सीने पर गिर रहा था। जैसे ही वो हवा आरिफ के जिस्म को छूती, उसे महसूस होता कि किसी ने उसको बांध दिया है। समीर, कामरान, बचाओ मुझे, मैं हिल नहीं पा रहा। आरिफ ने जोर लगाना चाहा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि पंखे से 2 लंबे ढांचानुमा हाथ नीचे लटक रहे हैं, जिन्होंने आरिफ के दोनों कंधों को सख्ती से जकड़ रखा है। उन हाथों की उंगलियां बर्फ से ज्यादा ठंडी और लोहे जैसी सख्त थीं। तुझे ठंड पसंद है ना? मैं तुझे अबदी ठंड दूंगा। आरिफ की आंखें खौफ से बाहर निकलने लगी। वो देख रहा था कि पंखा अब उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ रहा था। पंखे के घूमते हुए पर आरिफ की नाक के बिल्कुल करीब थे और उनकी हवा से आरिफ की खाल कटने लगी थी। समीर, कामरान, बचाओ मुझे। आरिफ की जोरदार चीख सुनकर समीर और कामरान हड़बड़ा कर उठ बैठे। समीर ने फौरन मोबाइल की टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी कमरे में फैली, पंखा एक झटके से वापस ठीक हुआ और वो काले हाथ गायब हो गए। क्या हुआ आरिफ, तू क्यों चीख रहा है? देखा आरिफ, मैंने कहा था ना कि इस पंखे में कुछ मसला है। अब तो मानता है। वो मुझे मारने वाला था। उसके हाथ मेरे कंधों पर थे। आरिफ के कंधों पर नीले निशान पड़ चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें बहुत जोर से दबाया हो। तीनों दोस्त अब खौफ के मारे एक दूसरे के साथ लगकर बैठ गए। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि ये पंखा कोई आम मशीन नहीं, बल्कि किसी शैतानी कुव्वत का ठिकाना है।
रात की दहशत के बाद जब सूरज निकला तो उन तीनों दोस्तों के चेहरों पर रौनक नहीं बल्कि मौत जैसी जर्दी थी। आरिफ के कंधों पर मौजूद वो नीले निशान इस बात का सबूत थे कि जो कुछ हुआ वो कोई ख्वाब नहीं था। गांव की वो गर्मी अब उन्हें महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि उनके अंदर खौफ की एक ठंडी लहर दौड़ चुकी थी। अब बहुत हो गया, हम इस पंखे को अभी इसी वक्त बाहर फेंक देंगे। हमें अपनी जान अजीज है, पैसे नहीं। नहीं समीर, दुकानदार की बात याद करो। उसने कहा था कि इसे रोकना मत। अगर हमने इसे बाहर फेंका या जबरदस्ती रोका तो शायद वो साया हमें कमरे से बाहर भी ना छोड़े। हमें कुछ और सोचना होगा। मैं गया था सुबह उस दुकान पर, लेकिन वहां कुछ नहीं है। वो दुकान खाली पड़ी है, जैसे वहां बरसों से कोई आया ही ना हो। ऐसा लगता है वो बूढ़ा और वो दुकान सिर्फ हमें फंसाने के लिए वहां नमूदार हुए थे। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो आज की रात सोएंगे नहीं। वो इस बला का सामना करेंगे और देखेंगे कि आखिर वो चाहती क्या है। उन्होंने फैसला किया कि वो पंखे को चलने देंगे लेकिन खुद जागते रहेंगे और जैसे ही कुछ अजीब होगा वो इस कैद को तोड़ने की कोशिश करेंगे। रात के 12 बज चुके थे। कमरे के बीचों बीच वो काला पंखा अपनी पूरी रफ्तार से घूम रहा था। तीनों दोस्त कमरे की एक कोने में पीठ लगाकर बैठे थे। उनके हाथों में मोबाइल की टॉर्च और लाठियां थीं। हालांकि वो जानते थे कि लाठी से साए का मुकाबला नहीं किया जा सकता। कमरे की खामोशी इतनी गहरी थी कि उनके दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। 1:30 बज रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या वो आज नहीं आएगा? आएगा। वो भी थका रहा है ताकि हम सो जाएं। अपनी आंखें खुली रखना। अचानक पंखे की आवाज बदलने लगी। वो आवाज जो पहले सिर्फ हवा की सरसराहट थी अब एक भारी सांस में बदल गई। कमरे के कोनों से काला धुआं उठने लगा और फर्श पर रेंगने लगा। पंखे की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि उससे निकलने वाली हवा अब चेहरे पर थप्पड़ की तरह लग रही थी। तुम क्यों जाग रहे हो? तुमने मेरे कानून को तोड़ा है। अब तुम इस पंखे के अंदर मेरी जगह लोगे। तुम कौन हो और तुम हमें क्यों तंग कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं इस पंखे का कैदी हूँ। बरसों पहले इस दुकानदार ने मुझे धोखे से इस लोहे में कैद कर दिया था। मुझे आज़ाद होने के लिए 3 रूहों की ज़रूरत है और वो तुम हो। साई ने अपने लंबे हाथ फैलाए और कमरे का दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो गया। पंखा अब जमीन से उखड़कर हवा में तैरने लगा और उनकी तरफ बढ़ने लगा। जब मौत सामने खड़ी थी तो कामरान की नजर पंखे की निचले हिस्से पर पड़ी, जहां एक पुराना जंग आलू ताला लगा हुआ था जो शायद पहले किसी ने नहीं देखा था। उस ताले पर वही निशानात थे जो दुकानदार की दुकान पर थे। समीर, आरिफ, देखो वो ताला। शायद इस साई की कैद इस ताले में है। हमें इसे तोड़ना होगा। समीर ने हिम्मत दिखाई और अपनी लाठी पंखे के परों के दरमियान फंसा दी। एक जोरदार धमाका हुआ और चिंगारियां उड़ने लगी। साई ने गुस्से में एक होलनाक चीख मारी जिससे कमरे के शीशे टूट गए। इसी दौरान आरिफ ने भागकर वो पुराना ताला पकड़ा और उसे पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। ताला टूटते ही एक नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। नीली रोशनी इतनी तेज थी कि तीनों दोस्तों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब रोशनी मध्यम हुई तो कमरे में मौजूद वो काला साया धीरे धीरे हवा में तहलील हो रहा था। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब मैं भटकूंगा नहीं। साया गायब हो गया और पंखा जो थोड़ी देर पहले एक शैतानी मशीन लग रहा था अब जमीन पर गिरा हुआ एक आम सा पुराना लोहा बन चुका था। कमरे की वो पुरस्रार ठंड खत्म हो गई और दोबारा वही गर्मी महसूस होने लगी, लेकिन इस बार वो गर्मी उन्हें सुकून दे रही थी क्योंकि वो जिंदा थे। शुक्र है वो चला गया। चलो इसे उठाकर बाहर फेंकते हैं। अब हमें किसी पंखे की जरूरत नहीं। हम हाथ वाले पंखे से ही काम चला लेंगे। उन्होंने उस पंखे को गांव से दूर एक वीरान कुएं में फेंक दिया।
सुबह जब वो वापस आई तो वो दुकान भी गायब थी और वहां सिर्फ झाड़ियां खड़ी थी। गांव वाले अब भी गर्मी की शिकायत करते हैं, लेकिन ये तीनों दोस्त अब कभी किसी सस्ती चीज के पीछे नहीं भागते, क्योंकि वो जानते हैं कि कभी कभी ठंडी हवा के पीछे एक जलती हुई रूह छिपी होती है।